नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे वैसे नागरिकता के बारे में, जो कि हमारे संविधान का भाग 2 है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को देख लिया है। तो हमें संविधान संविधान संविधानवाद, धानवाद, संविधानवाद, इन दोनों को देखा था। और इन दोनों दोनों के बीच अंतर को देखा था तथा इसकी चुनौतियों को देखा था। भारत में अप्रत्यक्ष जो चुनौतियां हैं संविधानवाद की, उसको हम लोगों ने देखा था तथा इसके सुझाव को बताया था। और उसके बाद हमने जो हमारा भाग एक, यानी कि हमने भाग एक में जो संघराज्य क्षेत्र है, भाग एक संघराज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र को देखे थे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा था, इसके प्रावधान को देखा था। और छोटे राज्य कितने सही होंगे, इसके लिए हम लोगों ने देखा था। उसके बाद यहाँ पे जो मुद्दा तेलंगाना का मुद्दे को हमने देखा था। इन चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया है और उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर आप लोगों ने इन चीज़ों को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं, और उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और ये बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे तो भाग 2, यानी कि भारतीय संविधान का भाग 2, जो कि नागरिकता से संबंधित है। ये आर्टिकल 5 से 11 में इसका उल्लेख किया गया है। कितने कितने में? भाग 2 नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। और जो भाग 1 हमारा था वो संघ राज्य क्षेत्र था, वो आर्टिकल 1 से 4 तक था। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसके संवैधानिक प्रावधान को देखेंगे कि इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, तथा इसमें 2019 में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम विवाद था, इससे संबंधित मुद्दे को देखेंगे। ये मुद्दा है तो उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो नागरिकता, मतलब इसके प्रावधान देखें तो जो नागरिकता है, इसको प्राप्त करने का आधार कौन कौन सा होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि आर्टिकल नहीं पढ़ा रहे हैं आर्टिकल वाइज, तो हमने लास्ट में ये देखिए, यहाँ पे हमने आर्टिकल को भी शामिल किया है। और आप लोग यहाँ से आर्टिकल को पढ़ सकते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें दिए गया है। लेकिन जो हमारे लिए ज़रूरी है उसको हम लोग देखते हैं, जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या होना चाहिए होता है, मतलब क्या आधार है भारत के संविधान में। तो जन्म से भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो सकता है, और देशीकरण द्वारा, पंजीकरण से, वंश परंपरा से, और भूभाग अधिग्रहण द्वारा वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो आइए इसको एक एक करके देखते हैं। जो हमारे जन्म के आधार पे है, तो अगर हम इसको देखो तो 26 जनवरी 1950, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लेने वाला भारत का नागरिक होगा। क्या आप ये डेट याद कर लीजिए, 26 जनवरी 1950 के बाद। ये जन्म के आधार पर हो गया। और अगर हम बात करें देशीकरण के आधार पर, तो विदेशी नागरिक जो अपने देश की नागरिकता का त्याग कर चुका है, यानी कि वो नागरिक जो अपने देश की नागरिकता का त्याग कर चुका है, वो और लगभग 12 वर्ष से भारत में रह रहा है, अपने देश की नागरिकता त्याग कर चुका है तथा भारत में 12 वर्ष से रह रहा है, पिछले 12 वर्ष। उसका उसका चरित्र अच्छा है, सत्यनिष्ठा है, भारत के प्रति निष्ठा रखता है, तो उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे निर्धारित होगा कि उसका चरित्र अच्छा है, सत्यनिष्ठा अच्छा है, भारत के प्रति निष्ठा रखता है कि नहीं। तो कोई व्यक्ति जो भारत में 12 साल से रह रहा है, तो देखा जाएगा कि हाँ कोई केस नहीं है, ये नहीं है, मतलब उसके बिहेवियर से पता चलेगा कि हाँ क्या है, कैसा है। ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी आराम से
और अब हम बात करते हैं वंश परंपरा के आधार पर। तो 26 जनवरी 1950 के पश्चात, क्या 26 जनवरी 1950 के पश्चात कोई भी व्यक्ति नागरिक माना जाएगा जिसके जन्म के समय माता या पिता भारत के नागरिक थे। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, वो कहीं भी हो, अगर उसके जन्म के समय, मतलब कोई बच्चे का जन्म होता है, तो उसके माता या पिता दोनों में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है, तो वह बच्चा भी भारत का नागरिक माना जाएगा। पहले सिर्फ ये पिता के आधार पर आधारित था, माने कि सिर्फ पिता ही अगर भारत का नागरिक है तभी उसको नागरिकता मिलेगी जन्म के समय। लेकिन अब क्या हो गया है, 1992 में संशोधन द्वारा माता को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। यानी माता या पिता में से अगर कोई भी भारत का नागरिक है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। और अब हम बात करें पंजीकरण द्वारा, तो भारतीय भूभाग में 5 वर्ष तक निवास करने वाला व्यक्ति नागरिकता के लिए पंजीकरण करा सकता है। ये 4 पॉइंट हो गए हमारे। और अगर हम पांचवें भाग की बात करें, तो भूभाग अधिग्रहण के द्वारा, तो हम लोगों ने संघराज्य क्षेत्र में पढ़ा था कि जो हमारा आर्टिकल 1 है, भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें राज्य, संघराज्य क्षेत्र और अधिग्रहित क्षेत्र, यानी कि जिस राज्य को अधिग्रहित किया जाता है, तो अगर किसी भी राज्य को अगर भारत अधिग्रहित करता है तो वहाँ के, तो अधिग्रहित क्षेत्र की जनता स्वतः ही भारत की नागरिक बन जाएगी। स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। नागरिक बन जाएंगे। तो ये रहा हमारा उनका आधार, यानी नागरिकता पर बात करने का अधिकार। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। और अब हम देखें तो हमारे संविधान में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान आ गया है। जैसे 25 अगस्त 2004 में, 25 अगस्त 2004 के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान, मतलब कि जो भारतीय मूल के लोग उपयुक्त 2 देशों को छोड़कर, यानी कि इन दोनों देश को छोड़कर अगर अप्रवासित हैं तो उन्हें भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि अक्षय कुमार को भारत की भी नागरिकता प्राप्त है और कनाडा की भी नागरिकता प्राप्त है। भारत, कनाडा प्लस भारत की नागरिकता प्राप्त है। और कौन है वो? अक्षय कुमार। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको भारत और किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है भारत में, जो कि 25 अगस्त 2004 से हुआ है। और नागरिकता त्याग करने की बात करें तो हम नागरिकता को 3 तरीके से त्याग किया जा सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना बताए किसी दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही खत्म मानी जाएगी। और कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता को त्याग कर भारत की नागरिकता त्याग सकता है, यानी परित्याग करके भी वो नागरिकता को समाप्त कर सकता है। और सरकार द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा भी किसी व्यक्ति की नागरिकता को लिया जा सकता है, क्योंकि अगर सरकार को ये पता चलता है कि वो व्यक्ति भारत के सुरक्षा के लिए खतरा है, तो इन चीज़ों के द्वारा सरकार भी उसकी नागरिकता को ले सकती है। तो ये चीज़ें रही जो कि नागरिकता से संबंधित थी। तो अब हम लोग देखेंगे जो कि एक मुद्दा है। क्या है मुद्दा? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019।
क्या? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इसमें क्या प्रावधान थे? पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को या उत्पीड़न भोगने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के प्रावधान किए जाएंगे। यानी कि इन तीनों देशों में जो अल्पसंख्यक होंगे, जो उत्पीड़न भोगने वाले व्यक्ति होंगे, उनको नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जो कि वहां के अल्पसंख्यक होंगे उनके लिए ही ये प्रावधान है। तो ये प्रावधान का विरोध काफी हुआ। तो इस प्रावधान का विरोध क्यों हुआ उसको हम देखते हैं। तो विरोध की बात करें तो ये आर्टिकल 14 के तहत लोगों का मानना था कि ये आर्टिकल 14 के तहत सही नहीं है, और आर्टिकल 15 का भी विरोध करता है। माने कि ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, ये आर्टिकल 15 का भी विरोध करता है, और ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। मुसलमान समुदाय, लोगों का मानना था कि मुसलमान समुदाय में भी कुछ पिछड़े हैं जिनका ध्यान नहीं रखा गया है। यह आधारभूत संरचना के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। ये विरोध करने के कारण थे जिसके द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का विरोध किया गया। तो हम देखते हैं कि क्या CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए जो विरोध के आंदोलन हुए, इससे संसद की संप्रभुता को चुनौती मिल रही है, और अगर मिल रही है तो ऐसे विरोध ना हो इसके लिए निम्न प्रयास होने चाहिए। क्या? अगर जो CAA का जो विरोध के आंदोलन हुए हैं CAA को लेकर, इससे संसद की जो संप्रभुता है उसको चुनौती मिल रही है, अगर मिल रही है तो ऐसे विरोध भविष्य में ना हो तो इसके लिए निम्न प्रयास किए जाने चाहिए। तो उन प्रयासों को हम देखते हैं। तो पहला प्रयास तो विधान पूर्व साधन यानी कि प्री लेजिस्लेटिव मेजर, इसका उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि पहले किसी भी विधान को बताने से पहले विद्यार्थी से, मीडिया से, नागरिक से यानी कि धार्मिक नेताओं से इसका फीडबैक लेना चाहिए, उसके बाद इस पे कार्य करना चाहिए। और दूसरा चीज, प्रदर्शन स्थलों को चिन्हित करें और वहां के लोगों के फीडबैक फीडबैक मीडिया में दिए जाएं, इसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे संविधान में मतलब कि इसके सुझाव क्या है, ये इसमें ये दिया गया है कि वर्गीकृत, इसमें यहाँ पे लिख देते हैं एक पॉइंट, वर्गीकृत कानून बनाया जा सकता है। यानी कि ये कहीं से भी गलत नहीं है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जा सकता है 2019। यानी कि ये भेदभाव जो वर्गीकृत कानून है इसमें भेदभाव किया जा सकता है, और ये जो है भेदभाव इसमें किया जा सकता है, भेदभाव। और ये जो भेदभाव होगा ये सकारात्मक भेदभाव होगा। माने कि वर्गीय कानून बनाया जा सकता है, इसके लिए भेदभाव लोगों से किया जा सकता है, बस बशर्ते कि ये सकारात्मक भेदभाव हो।
और उसके बाद वर्गीकृत कानून को बनाने में समय लेना चाहिए, मतलब तत्काल प्रभाव में इसको नहीं बनाना चाहिए, इसके लिए समय लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने मानववादी उपागम के लिए यह कहा है कि सिर्फ राज्य को आधार मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि समाज का भी फीडबैक जरूरी है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं कि मानववादी उपागम के लिए कहा जा सकता है कि सिर्फ राज्य को आधार मानकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि समाज का भी फीडबैक लेना चाहिए। तो ये रहा हमारा जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में, यानी कि इसके विरोध के कारण क्या थे, तथा मतलब ऐसे विरोध भविष्य में ना हो, मतलब कि तो उसके लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, वो चीज़ें थी। तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत आसानी के साथ बताया है। फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये दिक्कत आ रही है। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, उसको करने का आप अभ्यास करिएगा कि CAA 2019 का विरोध बड़े स्तर पर देखा गया है। आपके विचार में यह कानून कहाँ तक उचित है, और जो विरोध हो रहे हैं इसे भविष्य में रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? देखिए क्या है सॉरी 2019 मतलब CAA 2019 का विरोध बड़े स्तर पर देखा गया है। आपके विचार में कानून कहाँ तक उचित है, और जो विरोध हो रहे हैं इसे भविष्य में रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो आप लोगों को यहाँ पे कौन विरोध क्यों हो रहा है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया, और भविष्य में ऐसे विरोध ना हो इसके लिए सुझाव आप दे सकते हैं। ये सब तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं नागरिकता बनाम सिटीजनरी अधिकार। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या नागरिकता बनाम सिटीजनरी अधिकार। तो नागरिकता का अगर हम संबंध देखें तो इसका संबंध गवर्नमेंट से होता है, किससे? गवर्नमेंट से होता है। और सिटीजनरी के देखें तो ये गवर्नेंस का मुद्दा है, गवर्नेंस है। तो यहाँ पे क्या बताया गया, नागरिकता होने से कुछ अधिकार अवश्य मिल जाते हैं, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की नागरिकता है तो उसको कुछ अधिकार अवश्य होते हैं, वो बढ़ते हैं, किंतु गुणवत्ता युक्त जीवन के लिए 1980 के दशक के उपरांत सिटीजनरी अधिकार की बात की जा रही है, मतलब कि सिटीजनरी अधिकार ज़्यादा महत्व के हो जाते हैं। तो सिटीजनरी अधिकार में क्या क्या होना चाहिए? तो स्वच्छ जलापूर्ति होनी चाहिए, बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त होने चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त सेवा प्राप्त होनी चाहिए, पर्यावरण संरक्षण का अधिकार होना चाहिए। तो ये है हमारा सिटीजनरी अधिकार। तो क्या यहाँ पे नागरिकता के स्थान पे हमको सिटीजनरी अधिकार पे अधिक बल देना चाहिए? आज दुनिया में सिंगापुर, मलेशिया, बहरीन इत्यादि देश पश्चिमी लोकतंत्र की भांति सिटीजनरी अधिकार पर बल देने लगे हैं। कौन कौन से? सिंगापुर, मलेशिया, बहरीन इत्यादि दो देश जो है वो पश्चिमी लोकतंत्र की भांति सिटीजनरी अधिकार पर बल देने लगे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को ग्राहक की भांति संतुष्टि के साथ सेवाएं दी जाए। और ग्राहक क्या होता है? ग्राहक भगवान के समान होता है। तो इसलिए जो नागरिक होते हैं उनको ग्राहक की भांति संतुष्टि के साथ सेवाएं दी जाए। इसके लिए गुड गवर्नेंस, क्या? गुड गवर्नेंस पर बल देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको नागरिकता और सिटीजनरी अधिकार, मतलब इसके नागरिकता बनाम सिटीजनरी अधिकार का ये जो विषय था वो समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं कि क्या अनुच्छेद, मतलब जो अनुच्छेद हैं, जो हमारे भाग 2 में अनुच्छेद दिए गए, क्योंकि हमने उसको नहीं बताया अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे कि इस अनुच्छेद में क्या है, क्योंकि वो फैक्ट पढ़ने में ज़्यादा ध्यान देते हैं।
लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण जो चीज़ें हमने पीछे बताई है वो थी। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। तो आर्टिकल जो 5 है वो कहता है कि आप लोग याद कर लीजिएगा डायरेक्ट, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसी थी, ये आर्टिकल 5 करता है। आर्टिकल 6 की बात करें, पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन किया है उनके अधिकार की बात की गई है। और आर्टिकल 7 की बात करें तो पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। क्या आर्टिकल 7 कहता है? पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और हमारा आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और ये आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। समझ रहे हैं कि विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, क्योंकि भारत में पहले मतलब कि 25 अगस्त 2004 के पहले दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद प्रावधान हो जाने के कारण अब 2 देशों की भी नागरिकता मिल जाती है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर। तो अगर यहाँ पे बता के किसी देश की नागरिकता लेता है और वो चाहता है कि भारत का भी नागरिक बना रहे, तो उसको ये चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे में हम अक्षय कुमार के उदाहरण को देख चुके हैं। और अब हम आर्टिकल 10 की बात करें तो नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। आर्टिकल 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये हमारा आर्टिकल 10 कहता है। और जो हमारा आर्टिकल 11 कहता है, क्या कहता है? ये संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, विधि द्वारा विनियमन किया जाना। तो ये रहे हमारे नागरिकता के अनुच्छेद, जो कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी 6, 1, 7 अनुच्छेद ये नागरिकता के मतलब भाग 2 में दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो हम लोगों ने इसके संवैधानिक प्रावधान को देख लिया है और 2019 में ना इसको भी देख लिया है और अनुच्छेदों को भी देख लिया है। किसको? अगर हम देखें तो अनुच्छेद को भी देख लिया है। तो आप लोगों से हम मिलते हैं अगली क्लास में, फिर किसी और मतलब कि अब तो अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो भाग 3 यानी कि जो मूल अधिकार से संबंधित है उससे होगा। तो उसमें मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। 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 वो अच्छी तरह से लिखा नहीं गया था इसलिए फिर से सॉरी। धन्यवाद।